नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम लोग उनके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पता चलेगा हमने किस प्रकार आपके क्वेश्चन हैं और उनके आंसर आपको किस प्रकार दिए हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 क्वेश्चन इसमें आपको ऑप्शनल छोटे एबीसीडी वाले ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन पूछा है आप में से, आपको पता होगा मैंने पादप हार्मोन जो लास्ट वाला था उसमें जंतु हार्मोन पढ़े, उससे पहली क्लास थी उसमें पादप हार्मोन पढ़े थे। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो था जिसमें आपको 4 पादप हार्मोन थे। एक तो आपका था ऑक्सिन, एक जिबरेलिन, दोनों जो पादपवर्ती हार्मोन थे। एक आपका साइटोकाइनिन था, वो आपका कोशिका विभाजन हार्मोन था। और चौथा आपका कौन सा था, मैंने आपको बताया था एब्सिसिक अम्ल। ये आपके 4 पादप हार्मोन थे। अब इसमें बात करते हैं इनमें से पूछा कौन सा पादप हार्मोन। एक तो आपका है, ये देखो पहला इसमें आ रहा है इंसुलिन। आपको पता होगा अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला ये हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इसकी कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन, ये ऑक्टोग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। इसकी कमी से आपको गलगंड रोग होता है। ये एस्ट्रोजन, ये मादा द्वारा अंडाशय द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। ये साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन है। तो आपका राइट आंसर होगा दे। ये 3 आपके जंतु हार्मोन है और लास्ट वाला दे आपका कौन सा है, पादप हार्मोन। तो पहले का आंसर हो जाएगा अपना दे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है आपका। जो आपकी 2 तंत्रिकाएं होती है उनके मध्य खाली स्थान या रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है सिनेप्स। तंत्रिका के दो तंत्रिकाओं के मध्य रिक्त स्थान या खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको सिनेप्स कहते हैं। मैंने इसके बारे में आपको डायग्राम में बताया था कि जो 2 तंत्रिकाएं होती है उनके मध्य खाली स्थान या रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, उनको सिनेप्स बोलते हैं। दुर्भिक्खा होती है वो तो आपको पता है बाह्य वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है। एक्सोन होता है, एक्सोन आपका तंत्रिका से जो सूचनाओं को कोशिकाएं से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने का काम करता है। आवेग आपको पता है विद्युत आवेग और रासायनिक आवेग, जो सूचनाओं का संचरण इनके रूप में होता है विद्युत आवेग। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 2 तंत्रिकाओं में खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क का क्या काम होता है, सोचने के लिए जरूर काम आता है, सोचने के लिए मस्तिष्क काम आता है। हृदय स्पंदन के लिए, हृदय की धड़कन के लिए भी काम आता है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी ये अपना काम आता है। उपयुक्त सभी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा दे। ये आपका इसका राइट आंसर होगा दे। इसमें 1 2 से तीनों राइट आंसर है। मस्तिष्क तीनों के लिए उत्तरदायी है। आपका सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी क्या अपना उत्तरदायी है। आगे हम क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, फिर उसका हम लोग आंसर पढ़ते हैं। पहला आप देखो क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, अपनी क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। आपको पूछा है ग्राही का क्या कार्य है। ग्राही का क्या कार्य है, और ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रही हो और क्या समानताएं उत्पन्न या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको पहले क्वेश्चन पूछा है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, यदि ग्राही काम नहीं करती है तो अपने शरीर में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ग्राही के बारे में पढ़ते हैं। पहले ग्राही होती क्या है उसके बारे में देखो वातावरण से जो आपकी सूचनाएं होती है, वातावरण में जो आपकी सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कौन से अंग होते हैं, वो ग्राही अंगों का मुख्य कार्य होता है। आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती है उनके अंदर ग्राही अंग होते हैं। ज्ञानेंद्रियां आपके शरीर में 5 होती है, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके अंदर अपनी ग्राही अंग उपस्थित होते हैं जो वातावरण से सूचना प्राप्त करने का काम होती है। आपको मैंने बता दी, देखो ग्राही का क्या कार्य है, वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है, ग्राही अंगों द्वारा। इसका ये मुख्य कार्य होता है। ये ग्राही हमारे स्वेदी अंगों में स्थित होती है। किसमें होती है, स्वेदी अंगों में, जैसे ज्ञानेंद्रियों की हमने लोगों ने बात कर ली। तो ये ग्राही की परिभाषा होगी। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे शरीर में ये ग्राही यदि काम नहीं करती है तब क्या होता है, उसके बारे में बात करें। तो देखो उसका आपका आंसर क्या है। तो देखो यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो उस ग्राही द्वारा एकत्रित की गई सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। अब ग्राही का काम होता है वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं को प्राप्त करना,
अब सूचना तो उसने प्राप्त कर ली, यदि गहराई काम नहीं करेगी तो उन सूचनाओं को हम लोग मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा सकते। उसे समस्या क्या होगी? समस्या देखो, इसमें मैंने आपको दो समस्या लिखी है। पहली समस्या क्या लिखी है? यदि रेटिना की कोशिका अच्छी तरीके से कार्य नहीं करेगी तो हम देख नहीं पाएंगे और अंधे भी हो सकते हैं। आपको पता होगा कि मानव शरीर में जो देखने का काम किसका होता है? आंख का होता है। आंख आपका एक ज्ञानेंद्रिय होती है, स्वेदी अंग होता है, और आंख में जो रेटिना भाग होता है उसी के द्वारा वस्तु को देखा जाता है। अब यदि उसकी कोशिका ठीक तरीके से काम नहीं करेगी तो आपको पता है कि हम लोग देख नहीं पाएंगे, और कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरी आपकी जीभ होती है, जीवा बोलते हैं। जीवा द्वारा मीठा, नमकीन आदि स्वाद का पता लगाना भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपका ग्राही कोशिका, ग्राही अंग काम ही नहीं करेंगे तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होनी, क्योंकि उनका काम होता है बाह्य वातावरण से सूचनाओं का ग्रहण करना। अब आंख, जीभ, कान, त्वचा और नाक, यदि इनके जो स्वेदी अंग होते हैं, इनके ग्राही अंग होते हैं, वो काम करना बंद कर देंगे तो हमें जो जीभ द्वारा ना तो मीठा, नमकीन किसी चीज स्वाद का कोई पता नहीं चलेगा। आंख के द्वारा किसी वस्तु को हम लोग ठीक से देख नहीं पाएंगे, तो इससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ये इनकी आपकी समस्या होगी। कहने का मतलब हो गया, यदि आपकी गहराई काम नहीं करेगी तो मस्तिष्क तक हम लोग सूचना को पहुंचा ही नहीं पाएंगे। मस्तिष्क तक सूचना आपकी नहीं पहुंचेगी। गहराई का मतलब होता है बाह्य वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करने वाले स्वेदी अंग अपने, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों में होती है। ज्ञानेंद्रिय आपकी 5 होती है, जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 5वां है। क्वेश्चन को देखो, पहला आपको क्वेश्चन पूछा है कि अपनी तंत्रिका कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का संरचना बने। पहले तो आपको संरचना बनाना है, फिर इसका कार्य, तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य होते हैं वो आप उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपके सामने देखो, तंत्रिका कोशिका का नामक चित्र तो आ ही गया। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा भी आपको बता देता हूँ। जो तंत्रिका का ये दुर्मी का सिरा होता है, आपको पता होगा, ये सूचना को बाह्य वातावरण से ग्रहण करने का कार्य करती हैं। कोशिकाएं होती है, वो जो आपकी सूचनाएं होती है उनको मतलब आगे पहुंचाने का, इनके अंदर विद्युत आवेग के रूप में, इनके अंदर कोशिकाएं के अंदर उनका संचरण होता है। ये तंत्रिकाक्ष होती है, आपको पता होगा। तंत्रिकाक्ष क्या करता है? उन सूचनाओं को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने का काम करती है। और ये अपना हो गया तंत्रिका का अंतिम सिरा। और तंत्रिका के एक तंत्रिका और दूसरी तंत्रिका के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। अभी जो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन आया भी था, अभी हम बात किए थे, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान या रिक्त स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। ध्रुविकाओं का काम है बाह्य वातावरण से सूचना को ग्रहण करना। कोशिकाएं का कार्य होता है, इसके अंदर विद्युत आवेग के रूप में सूचना का संचरण होता है। और तंत्रिकाक्ष का क्या काम होता है? जो विद्युत आवेग होते हैं उनको रासायनिक आवेग के रूप में बदलकर दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने का काम होता है। दिया आपका हो गया तंत्रिका या तंत्रिका कोशिका का एक नामक चित्र हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कार्य की। मैंने एकदम सरल भाषा में आपको कार्य दे रखे हैं। कार्य क्या दे रखा है? पहला देखो, तंत्रिका जो कोशिका होती है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है। अब उत्तेजनीय क्यों होती है? इसका उत्तेजनीय क्यों बोलते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका ये देखो, इसका सबसे मुख्य काम यही है, इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान और विश्लेषण करना। मतलब आपके जितने भी शरीर के अंग होते हैं उन शरीर के अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाना। मेरुरज्जु द्वारा वापस क्या निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों को वापस उन संवेदी अंगों तक पहुंचाना, ये काम इसका होता है। सबसे मुख्य कार्य तंत्रिका कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। और इसके बाद आगे दे रखे हैं, यह कार्य एक विद्युत और रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। मतलब विद्युत आवेग या रासायनिक आवेग के द्वारा ये अपना कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य होती है, जितनी भी सूचनाएं होती है बाह्य वातावरण से सूचनाओं को संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है, फिर ये तंत्रिका कोशिका उन संवेदी अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करेगी। और वहां से क्या निर्देश दिए जाते हैं, उनको वापस संवेदी अंगों तक उन सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। और ये अपना इस तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य है। अपना चित्र के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाश अनुवर्तन का मतलब आप जानते होंगे, पौधे का प्रकाश की तरफ झुकना या पौधे का प्रकाश की तरफ गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। पौधे का प्रकाश की तरफ गति करना प्रकाश अनुवर्तन या प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है अपना। तो हम लोग बात कर रहे हैं पौधे में। पहले जो आपको पूछा किस प्रकार होता है, क्वेश्चन आपकी जो भाषा है वो देखो एकदम सरल दे रखी है। पौधे में प्रकाश की ओर गति तने के प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। भाई पौधे में प्रकाश की ओर गति, पौधे की प्रकाश की तरफ गति क्या कहलाती है? पौधे के तने की प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। और इसमें मुख्य भागीदारी किसकी होती है? प्रभावित तंत्र। जो पौधे का ऊपर वाला आगे वाला भाग होता है प्रभावित तंत्र का, प्रकाश के
प्रतिधनात्मक है, अनुवर्तन होता है। अनुवर्तन का मतलब होता है पौधे का ऊपर वाला भाग होता है, जड़ें होती है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ आकर्षित होती है। और पौधे का ऊपर वाला प्रवाह ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है वो धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाश की तरफ अपने क्या करता है, गति करता है। और इसके बाद आगे दे रखा है आपका, पौधे में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है और पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर अनुक्रिया करते हैं। पौधे है ना अपने सूर्य के प्रकाश की तरफ अपने क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। पौधे में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्या होती है, अपनी क्षमता होती है। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब मैंने आपको बता दिया। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है पौधे का प्रकाश की तरफ गति करना। और ये किसके कारण होता है, जो उसमें मुख्य काम होता है प्रवाही तंत्र का, उसका वो धनात्मक अनुवर्तन होता है। धनात्मक अनुवर्तन का मतलब हो गया कि जैसे जड़ें होती है वो आपकी भूमि में नीचे की तरफ आकर्षित होती है, जबकि ये पौधे का प्रवाही भाग होता है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ अपना गति करता है। और मुख्य कारण क्या है, जो पौधे का बाहर वाला भाग होता है उद्दीपनों को ग्रहण करने की उसमें क्षमता होती है। और ये किसके कारण होता है, पौधे के सूर्य के प्रकाश की ओर अनुक्रिया होती है उसकी। क्वेश्चन हमारे छठा आपने देख लिया, एकदम सरल सा है। प्रकाश अनुवर्तन, पौधे का प्रकाश की तरफ गति, कारण आपने देख लिया जितने भी कारण। ये आप देखो पौधे में जो बायोदीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, मेन कारण आपका पूछे ना किस कारण होता है, देखो पौधे में बायोदीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है और पौधे सूर्य की प्रकाश की ओर क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। इसी कारण अपना क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, एकदम सरल सा आगे। सरल क्वेश्चन क्या है आपका, देखो पहले क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मेरुरज्जु आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। अब आपको चाहे मेरुरज्जु पर यदि आघात हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसके कारण किन संकेतों में व्यवधान होगा, बाधा उत्पन्न होगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो आपको पता होगा मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है, आपको पता होगा मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाएं और अनिच्छिक क्रियाओं के लिए आने वाले संकेतों में व्यवधान होगा। और पर्यावरण की कोई भी सूचना आगत निर्गत तंत्रिकाओं के बंडल के रूप में होती हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी और वह तुरंत प्रभावित अंगों में न पहुंचकर मस्तिष्क के द्वारा उस अंग तक पहुंचेगी। हम नॉर्मली बात करते हैं कि आपके शरीर में, देखो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पहले ध्यान से देख लो। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि मेरुरज्जु आघात से, मेरुरज्जु मतलब कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, मेरुरज्जु पर चोट लग जाती है, उनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, तो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका आंसर आप ध्यान से पढ़ो, आंसर क्या दे गए, देखो ये आपका आंसर है। इसमें क्या होता है कि जो आपका मेरुरज्जु होता है उसके आघात में जो जितनी भी आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं, एक तो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं और एक आपकी दूसरी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अनैच्छिक क्रियाओं के अंदर जैसे हृदय की धड़कन हो गया, रक्तचाप हो गया, अनैच्छिक क्रिया हो गई। और प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे किसी गर्म वस्तु को हम लोग छूते हैं तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। अपने शरीर में इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी होती है। आपको पता है जैसे पैर में कांटा या सुई चुभ जाती है, पैर को तुरंत वहां से हटा लेते हैं। किसी क्रिया के प्रति अनुक्रिया बहुत तेजी से, उसी को प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। अनैच्छिक क्रिया होती है और उनमें जो आने वाले जो संकेत होते हैं उनमें व्यवधान होगा। क्यों होगा, कि पर्यावरण में कोई भी सूचना हो, चाहे वो आगत निर्गत तंत्रिकाओं के मंडल के रूप में, वो जितनी भी काम करती है सब तंत्रिकाएं करती है, वो पहले जो सूचना है वो मेरुरज्जु तक पहुंचती है, मेरुरज्जु से मस्तिष्क में पहुंचेगी। अब यदि आपका ये मेरुरज्जु पर आघात, चोट लगी, मेरुरज्जु यदि काम नहीं कर रहा है तो वो सूचना आपकी है ना, वो सीधी कहां पर पहुंचेगी, वो सीधी आपकी सूचना पहुंचेगी मस्तिष्क में और मस्तिष्क द्वारा वापस उस अंग तक पहुंचेगी। वो जितना अब कुछ विकट परिस्थितियां होती है, तो विकट परिस्थिति में क्या होती है, वो सूचना कुछ कंडीशन में ऐसी होती है प्रतिवर्ती क्रिया में सूचना जैसे हमारे स्वेदी अंगों से मेरुरज्जु तक पहुंचती है, मेरुरज्जु से तुरंत उनको निर्देश दिए जाते हैं, तो ये प्रक्रिया फिर नहीं हो पाएगी। सूचनाओं को प्रभावित अंगों तक पहुंचाने में समय लग जाएगा, कहने का मतलब हो गया। फिर मस्तिष्क के द्वारा उन अंगों तक पहुंचेगी अपनी, क्योंकि जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है उन प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो आगत और निर्गत दोनों तंत्रिकाएं होती है, उनके द्वारा जो सूचनाएं होती है, पहले जैसे मेरुरज्जु उनको ग्रहण करता है, तुरंत ही उनको निर्देश देके स्वेदी अंगों तक पहुंचा देता है। लेकिन यदि मेरुरज्जु द्वारा ये कंडीशन नहीं होगी तो सूचना मस्तिष्क पर पहुंचेगी, मस्तिष्क के द्वारा फिर उनको निर्देश दिया जाएगा। इसमें दे रखा है देखो, ये तंत्रिकाओं के बंडल से होती हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी और मैं तुरंत प्रभावित अंगों में न पहुंचकर, भाई तुरंत नहीं पहुंचेगी, तुरंत पहुंचाने का काम करता है मेरुरज्जु, तुरंत नहीं पहुंचेगी, तुरंत नहीं पहुंचकर उस समय नहीं करेगा, मेरुरज्जु काम नहीं करेगा। यह क्वेश्चन है, आंसर आप देख सकते हो।
जो आपकी सूचना तुरंत प्रभावित अंगों में न पहुंचकर मस्तिष्क के द्वारा उन अंगों तक पहुंचेगी। एक तो तुरंत पहुंचाने का काम कौन करता है? तुरंत पहुंचाने का काम करता है आपका मेरुरज्जु, वो नहीं कर पाएगा तो मस्तिष्क के द्वारा उनको थोड़ा समय लगेगा अपना। अगला क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एकदम सरल सा है। हमने जितनी भी कोशिश की और सरल की कोशिश की है। 8वां क्वेश्चन है आपका, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? आपको पता होगा समन्वय का मतलब होता है पादपों में भी आपसी तालमेल की बात होता है, जीव जंतुओं में तालमेल होता है, पादपों में भी किस प्रकार होता है? तो हम लोग बात करते हैं पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। जैसे जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोनों के कारण होता है, तो पादपों में किसके कारण होता है, उनके बारे में बात करें तो देखो, पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। जंतुओं में जंतु हार्मोन के कारण होता है, पादपों में किसके कारण होता है? पादप हार्मोन के कारण। और पादप में विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ऑक्सिन की बात कर ली, जिब्रेलिन की बात कर ली, साइटोकाइनिन की बात कर ली, एफसीसी कमल की बात कर ली। जितने भी हार्मोन होते हैं सब विशिष्ट हार्मोन होते हैं और उनके जितने भी होते हैं उनके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। और पादपों में प्रभावित प्रकाश को आने की दिशा की ओर आगे बढ़ाता है, कहने का मतलब हो गया आपका क्वेश्चन है, उसको आप देख सकते हो दोबारा ध्यान से। क्या दे रखा है क्वेश्चन है आपका, पादपों में रासायनिक समन्वय किस कारण होता है? तो पादपों जिस प्रकार जंतुओं में जो समन्वय होता है आपका वो जंतु हार्मोन के कारण होता है, उसी प्रकार पादपों में जो आपका हार्मोन होता है वो किसके कारण होता है? समन्वय किसके कारण होता है? पादप हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पादप हार्मोन के कारण रासायनिक समन्वय होता है। पादप हार्मोन के कारण आपका रासायनिक समन्वय होता है। और जितने भी पादप होते हैं उनमें विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करने की क्या होती है? उत्पन्न करते हैं और उनके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं। पादपों में प्रभावित प्रकाश की ओर आने वाली दिशा इसी कारण आगे बढ़ती है, क्योंकि प्रभावित वाला ऊपर वाला भाग होता है वो प्रकाश की तरफ बढ़ता है, नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग गुरुत्व के कारण जड़ें होती है वो भूमि की तरफ आगे बढ़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका एकदम सरल सा आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता होती है? भाई जीव में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्या है? किस प्रकार नियंत्रण और समन्वय अपना होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखो, एक जीव में विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। भाई आपको पता है जीवों में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे श्वसन की बात करते हैं, उत्सर्जन की बात करते हैं, पाचन की बात करते हैं, बहुत सारी जैविक प्रक्रिया होती है। उन जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नियंत्रण और समन्वय की। और सारा का सारा काम कौन करता है? हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय करते हैं। आपके शरीर में देखो, एक जीव में नियंत्रण और समन्वय की क्या आवश्यकता होती है? आपके शरीर में जो जितनी भी जीवों द्वारा जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। जीवों में इन जैव प्रक्रियाओं जितनी भी जैव प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं को पूरा करने का काम जंतु हार्मोन करते हैं। अलग अलग हार्मोन का अलग अलग कार्य होता है। देखो इसमें दे रखा है विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हार्मोन करता है। हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में जितनी भी जैविक प्रतिक्रिया है उन जैविक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण और क्या करता है? समन्वय करता है। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल में आपका क्या दे रखे हैं? जैसे ये देखो एग्जाम्पल उदाहरण मैंने दिया कि हमारा अगर मस्तिष्क होता है, अगर मस्तिष्क जो होता है सुनने, देखने और सूंघने की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। और भी बहुत सारे सोचने का, भूख का केंद्रित, ये सारा अगर मस्तिष्क के द्वारा होता है। उदाहरण के रूप में हमारा अगर मस्तिष्क होता है वो सुनने, देखने और सूंघने की क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। हमारा अगर मस्तिष्क द्वारा सुनने, देखने और सूंघने की प्रतिक्रियाओं का क्या होता है? नियंत्रण होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप देख लिया आपने कि एक जीव में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्या आवश्यकता होती है? तो क्योंकि जितनी भी जैव प्रक्रिया होती है उनको पूरा करने के लिए नियंत्रण और समन्वय आवश्यक है। और वो जैव प्रक्रिया को पूरा किसके द्वारा करते हैं? हार्मोन के द्वारा। जैसे इसमें उदाहरण हमने बताया कि अगर मस्तिष्क होता है वो आपके शरीर में सूंघने, देखने और सूंघने की प्रतिक्रिया को क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन आपका अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? मतलब आपको अंतर बताना है। अंतर किस में बताना है? अनैच्छिक क्रियाओं
और प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या अंतर होता है, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया आपकी क्या होती है, उनके मध्य अंतर की बात करते हैं। तो देखो इधर की साइड हमने लिया अनैच्छिक क्रियाएं, इधर की साइड हमने लिया प्रतिवर्ती क्रियाएं, दोनों में अंतर की बात कर रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। थोड़ा सा यदि कम दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके अनुसार आप सुन के भी नोट कर सकते हो। तो अनैच्छिक क्रिया होती है, देख लो इसका 1 नंबर पॉइंट है कि वह क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो शरीर में निरंतर चलती रहती है, जैसे हृदय की धड़कन है, श्वसन है, ये प्रक्रिया अपने सोचने से नहीं रुकती है। इसमें क्या लिखा है, वह क्रिया जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होगा, सोचने से कुछ भी नहीं होगा, अर्थात ये क्रिया अपने शरीर में निरंतर चलती रहती है, जैसे हृदय की धड़कन है वो अनैच्छिक क्रिया है, आपके रोकने से नहीं रोकेगी, श्वसन होती है वो अनैच्छिक क्रिया है, वो आपके रोकने से नहीं रोकेगी। जबकि प्रतिवर्ती क्रिया होती है वह क्रिया जिनमें किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी बाह्य उद्दीपन के कारण ये अपनी कौन सी होती है, बाह्य उद्दीपन के कारण आपकी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा किया जाता है। जो आपके अनैच्छिक क्रिया होती है, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क का जो अपना मेडुला भाग होता है, एक तो आपका अनुमस्तिष्क हो गया, एक आपका मेडुला हो गया, एक आपका पोन्स हो गया। मेडुला भाग इन अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, इनका नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा होता है। और प्रतिवर्ती चाप के रूप में ये क्रिया मतलब क्रिया करती है, प्रतिवर्ती चाप के रूप में क्रिया करती है। इसका कंट्रोल मेडुला द्वारा, अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल मेडुला द्वारा, और मेरुरज्जु का प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है। तीसरा है इसमें आपका उदाहरण के रूप में अनैच्छिक क्रिया, जैसे हृदय का स्पंदन, हृदय की धड़कन, श्वास लेना, श्वसन क्रियाओं द्वारा ऊर्जा का उत्पादन, भोजन देकर लार का निकलना, वर्ज्य पदार्थों को उत्सर्जन, हमारे शरीर में जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन की बात कर लेते हैं, भोजन देकर लार निकलना, और श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, सांस लेना, ये सारी की सारी क्रियाएं कौन सी, ये आपकी सारी की सारी क्रिया अनैच्छिक क्रिया हैं। और इसमें उदाहरण आपका दिया, किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ शीघ्रता से हटा लेते, किसी गर्म वस्तु को हम लोग हाथ लगाते हैं तुरंत अपना वहां से हाथ हटा लेते हैं, इसी को बोलते हैं अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया। ये आपका प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, मतलब पहला इसमें अंतर आपका क्या हो गया, दोबारा देख सकते हो आप ध्यान से, तो आप बता देता हूँ। पहला हो गया इसमें आपका, आप देख सकते हो इसमें सोचने, भैया इसका नियंत्रण सोचने से नहीं होगा, ये शरीर, ये जो क्रिया होती है शरीर में निरंतर चलती रहती है। और इसमें ये क्रिया होती है वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, उन्हीं को प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। इनका कंट्रोल किसके द्वारा होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला द्वारा, इनका कंट्रोल मेरुरज्जु द्वारा होता है। और इनमें देखो हृदय का स्पंदन, सांस लेना, श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन, भोजन देकर लार निकलना, वर्ज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। और इसमें उदाहरण हो गए, किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर शीघ्रता से अपने हाथ को वहां से हटा लेना, या पैर में किसी नुकीली वस्तु को चुभने पर पैर को वहां से हटा लेना, कुछ भी उदाहरण हो सकता है आपका। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से। क्वेश्चन आपका दे रखा है, जंतुओं में नियंत्रण, क्वेश्चन क्या आपका, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रिया विधि की तुलना करो। मतलब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन अंतर पूछा है, आपको अंतर क्या पूछा है कि जंतु में नियंत्रण और समन्वय के लिए एक तो तंत्रिका किस प्रकार कार्य करती है, एक आपका हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है, उनके दोनों के बारे में बात करते हैं। जंतु में नियंत्रण, जंतु में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण और समन्वय, एक तो तंत्रिका द्वारा बताना है, एक आपको किसके द्वारा बताना है, एक आपको बताना है हार्मोन के द्वारा। ये लो आपका अंतर आ गया, आपके इधर हेडिंग डाल दी हमने, जंतुओं द्वारा, लेते हैं इधर हो गया अपना जंतुओं में नियंत्रण, जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण और समन्वय। और इस साइड हम लोग लेते हैं जंतुओं में हार्मोन द्वारा, एक तो हार्मोन द्वारा बताना है नियंत्रण और समन्वय, एक आपको बताना है किसके द्वारा, एक आपको बताना है तंत्रिका द्वारा। दोनों में किस प्रकार अंतर होता है, पहले हम लोग इधर वाला तंत्रिका वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। ये होता है जो आपकी तंत्रिका होती है, ये आपकी न्यूरॉन से बना होता है। तंत्रिका किससे मिलकर बनी होती है, न्यूरॉन से। और हार्मोन होता है, ये आपका स्रावित कोशिकाओं या ग्रंथियों से बना होता है। जितने भी हार्मोन होते हैं वो सभी हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा वार्ती हार्मोन। तो वो न्यूरॉन से बना होता है, ये अपना स्रावित कोशिका या ग्रंथियों से बना होता है। दूसरी बात, इसमें किसमें तंत्रिका में, इसमें सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह ग्राह्य से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंगों तक वापस आती। कहने का मतलब होता है जो
तंत्रिका होती है, वो तंत्रिका हमारे शरीर में सूचनाओं को गहराई से ग्रहण करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, या बोले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, और वहां से सूचनाओं को वापस कहाँ तक पहुंचाते हैं, कार्यकारी अंगों तक वापस पहुंचाने का काम करती है। तो इसमें क्या होता है हार्मोनों का, इसमें सूचनाएं अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रसायन जिसे हार्मोन कहते हैं द्वारा नियंत्रण और समन्वय होता है, जो रक्त में कार्य के अंगों तक पहुंचाता है। आपको पता होगा कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो अपने हार्मोनों को सीधा रक्त में स्रावित करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका इसमें जो आपके जितने भी हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, जो सीधा क्या होता है रक्त द्वारा कार्य के अंगों तक पहुंचता है, क्योंकि अंतःस्रावी द्वारा ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उनको रक्त में स्रावित किया जाता है, और जो रक्त के द्वारा उनको कार्यकारी अंगों तक पहुंचाया जाता है, संकेतों को, सूचनाओं को। इसमें आपका तीसरा है आवेग तेज और बहुत कम समय तक अनुक्रिया करते हैं, मतलब टाइम बहुत कम लगता है सूचना को वापस आने में, सेकंड टाइम लगता है नहीं। जैसे आपको किसी पैर में कांटा चुभ रहा है तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती है जिनमें ये तंत्रिका तंत्र द्वारा सूचना इतनी जल्दी पहुंचाई जाती है, पूछो ना आप। जैसे इसमें तंत्रिका तंत्र में जो आपकी कौन सी क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया की बात करते हैं, जैसे आपने किसी गर्म वस्तु को तुरंत वहां से हटा लेते हैं, तो मेरुरज्जु मस्तिष्क मेरुरज्जु आपको बोलता है कि वो उससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, तो भी आप हटाते हैं, क्योंकि उसमें जो आवेग होता है वो बहुत तेज और कम समय के लिए अनुक्रिया करते हैं आपको। इसमें क्या होता है, अनुक्रिया धीमी परंतु लंबे समय तक होती है। अनुक्रिया धीमी जरूर होती है लेकिन लंबे समय तक होती है आपकी। और इसमें आपका तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग मस्तिष्क मेरुरज्जु होता है। इसमें जो मेन कंट्रोल होता है तंत्रिका तंत्र, वो मुख्य अंग होता है मस्तिष्क मेरुरज्जु होता है, और इसके अंदर जो मुख्य भाग होता है अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे पीयूष ग्रंथि, औटो ग्रंथि, अधोगिर ग्रंथि आदि होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि होती है जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये मानव शरीर की जितनी भी अन्य ग्रंथि होती है उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये है आपका जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण और समन्वय। इधर हम बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन द्वारा। मेन आपको बात क्या करना है, तंत्रिका होती है उनका काम सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से वापिस कार्यकारी अंगों तक। इसमें क्या होती है, सूचनाएं होती है अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, उन हार्मोनों को सीधा रक्त में स्रावित करती है रक्त के द्वारा, और रक्त द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुंचता है। और इसमें ये होता है ये बहुत तेज होती हैं, ये धीमी होती है लेकिन लंबे समय तक होती है, ये अपनी कम समय तक होती है अनुक्रिया, वापस दोबारा विद्युत आवेग उत्पन्न करने पड़ते हैं। और ये इसमें जो मुख्य अंग होते हैं तंत्रिका तंत्र के, वो मुख्य अंग होते हैं मस्तिष्क मेरुरज्जु होते हैं। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसमें पीयूष ग्रंथि आती है, ऑप्टो ग्रंथि जिसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, वो उसमें इसमें आपकी मुख्य होती है। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखो आप। लास्ट क्वेश्चन आपने सुना होगा छुई मुई पादप। छुई मुई पादप को हम लोग हाथ लगाते हैं, पत्तियां मुरझा जाती है जिनमें वो आपकी कौन सी क्रिया होती है आपको पता होगा, अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है आप मेरे को ये बताओ बस। तो अब हम बात कर रहे हैं छुई मुई पादप की। देखो छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। देखो गति तो हो रही है, छुई मुई के पादप को हमने हाथ लगे है। पौधों की वृद्धि की बात कर रहे हैं हम लोग, पौधों की वृद्धि की बात कर लेते हैं। अब पौधों की वृद्धि, अब जैसे छुई मुई पादप को हम लोग हाथ लगाते हैं, अब पौधे में वृद्धि नहीं होती है लेकिन उन पौधे में गति होती है। उस प्रकार की गति हम लोग किस में होती है, छुई मुई के पादप में। एक तो छुई मुई पादप की गति होती है, छुई मुई पादप की गति में आपको विशेष बता देता हूं, उनकी पत्तियों को हाथ लगाने पर वो मुरझा जाती है। क्या मतलब वृद्धि के बिना गति बोल सकते हैं, पादपों में वृद्धि के बिना गति बोल सकते हैं। और ये अपनी हमारे मानव की टांग की गति, उन दोनों में अंतर क्या है, छुई मुई के पादप की गति और मानव की टांग में गति में अंतर क्या है। तो देखो दोनों का अंतर की बात करते हैं। ये लो आपका अंतर क्या है, छुई मुई पादप में गति और मानव टांग में होने वाली गति, दोनों में क्या फर्क है, ध्यान से देखो अपना। छुई मुई पादप में गति और मानव की टांग में होने वाली गति में क्या फर्क है। तो पहला इसमें किस आपके क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सुन लो। छुई मुई पादप होता है आपका जो जिसमें वृद्धि के बिना गति होती है, वृद्धि के बिना गति होती है, हाथ लगाते हैं पत्तियों में मुरझा जाती है, गति हो जाती है, वृद्धि के बिना ही होती है। आपको पता होगा पत्तियों में, सुन लो ध्यान से, पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण इसकी आकृति बदल जाती है, जिसके कारण फूलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है। पहली बात है कि इनमें वृद्धि के बिना होती है, या तो इसमें भाई पत्तियों जल में मात्रा में परिवर्तन, मात्रा कैसे भाई आपको पता है कि दो कंडीशन होती है भाई, जल को ग्रहण करेगी
पत्तियों द्वारा, तो फूलेगी, त्यागेगी तो सिकुड़ेगी, उनके कारण उनके अंदर जो गति होती है, आकृति बदल जाती है, उनके कारण उनके पादप की पत्तियों में गति होती है। पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण उसकी आकृति बदल जाती है। जल को ग्रहण करेगी तो फूलेगी, आपको पता है, और त्यागेगी तो सिकुड़ेगी, तो आपको उनमें क्रिया होती है। इसमें कैसे होती है, ये पेशी कोशिकाओं के संकोचन के कारण होता है। सूक्ष्म पादप की गति तो होती है जल में परिवर्तन के कारण, जबकि इसमें किसके कारण होते हैं, पेशी कोशिकाओं के संकुचन के कारण। आपके शरीर की जितनी भी कोशिका होती है वो पेशी कोशिका होती है, उनके संकुचन के कारण आपकी गति होती है। दूसरी बात, इसमें विशिष्ट कर प्रोटीन नहीं होते, इसमें सब कोई प्रोटीन नहीं होते, जबकि इसमें विशिष्ट कर प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन होता है, प्रोटीन को कार्य आपको पता होगा, ये भोजन का अवयव है, तो विशिष्ट कर प्रोटीन होते हैं। और इसमें गति स्पर्श के कारण होता है, मतलब आप छुई मुई के पादप को छूते हुए, स्पर्श का मतलब होता है छूने पर उनके पत्तियां होती है मुरझा जाती है, स्पर्श के कारण इसमें गति होती है। और इसमें जो गति होती है वो ऐसी होती है, मेरी इच्छा हो रही है तो मैं पेन को चला रहा हूँ, ये आपकी पेशी है, पेशी कोशिका में संकुचन के कारण हो रही है। अब जैसे ये अपना पेन को मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसी एक प्रकार का, लेकिन जो आपकी पेशियों के संकुचन के कारण हम लोग इसको पकड़ रहे हैं, इसके कारण अपने पेशी कोशिकाओं में गति हो रही है आपकी। तो इसमें जो आपकी गति होती है वो स्पर्श करने के कारण हो रही है, और ये गति आपकी क्या होती है, ऐसी गति होती है। एक ऐसी होती है, एक अनैच्छिक होती है, एक प्रतिवर्ती होती है। तो ऐसी गति होती है इसमें। चौथा है, छुई मुई पौधे होते हैं, उनमें सूचनाओं का चालन के लिए कोई विशिष्ट कृत ऊतक नहीं पाए जाते, पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। और इसमें क्या होती है, आवेग और सूचनाओं के चालन के लिए तंत्रिका कोशिकाओं की गति के लिए पेशी कोशिका होती है। अब इसमें बात आती है कि इसमें कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते आपको, विशेषकर इसमें सुई मुई के पौधे में सूचनाओं का चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। अब इसमें आपके क्या होते हैं, आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, और क्या होते हैं उसके साथ में आपकी पेशी कोशिकाएं होती है। तो ये वाला लाइन इसके अंदर नहीं, ये लाइन उसके अंदर है, इसमें गलती से प्रिंट करती है, ध्यान रखना। ये जो आपकी नीचे वाला लाइन है ना, ये वाला इसकी नहीं, क्योंकि पादप की थोड़ी ये इसकी है, इसमें प्रिंट हो गई थी। इसमें जो आवेग होती है, आवेग और सूचनाओं के चालन के लिए तंत्रिका कोशिका, और गति के लिए आपकी क्या होती है, पेशी कोशिकाएं होती है। क्योंकि पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित उसमें होती है आपकी ये जो आपकी मानव की टांग की गति है वो किसके द्वारा संचालित होती है, पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के द्वारा। इसके छुई के पादप में ये मस्तिष्क थोड़ी आएगा, ये इसमें उसमें जाएगा। तो पहला हो गया, इसमें जो जल के परिवर्तन के कारण गति होती है, इसमें पेशी कोशिकाओं के कारण गति होती है। इसमें विशिष्ट कर प्रोटीन नहीं होते हैं, इसमें विशिष्ट कर प्रोटीन होते हैं। इसमें जो गति होती है स्पर्श के कारण होती है, इसमें गति ऐच्छिक होती है। और इसमें छुई के बाद में सूचनाओं के या चालन के लिए विशिष्ट कर ऊतक नहीं होते, जबकि इसमें क्या होता है, एक तो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है और पेशी कोशिका ऊतक होती है। पेशी कोशिका होती है जिनका संचालन किसके द्वारा होता है, पश्च मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। तो ये था अपना आज का लेसन, जिसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। लेसन का नाम था अपना नियंत्रण और समन्वय, जिसमें अपने 12 क्वेश्चन थे, और इन्हीं में से लगभग अपने अर्धवार्षिक में पूछे जाता है, इन्हीं में से अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को थोड़ा सा ऐसा लगे कि क्वेश्चन थोड़े कम समझ में आए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो वो लाइव क्लास तो कोई है नहीं, पीछे जाकर भी दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को 3 बार समझ सकते हैं, 4 बार समझ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।